एग रिट्रीव करते तो क्या अंडे जैसे दिखते हैं मैम? अंडे, मरीजों का ऐसा सवाल होता है कि मैडम जो एग रिट्रीव करेंगे वो अंडे जैसे दिखेंगे, फिर उन अंडों का क्या करेंगे हम? बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। पेशेंट को एक सोने की सुई दी जाती है ताकि कंफर्टेबल रहे और हमें काम करने में भी आसानी हो। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलफाम अस्कर फातमी, आईवीएफ कंसल्टेंट कम काउंसलर एट आस्था आईवीएफ कंकड़बाग पटना। आज के इस वीडियो के जरिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम आपके सामने बातचीत करेंगे आस्था आईवीएफ के डायरेक्टर डॉक्टर नीलू प्रसाद मैडम के साथ। इस वीडियो के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को आईवीएफ की संपूर्ण जानकारी दे सके। आईवीएफ क्या है, आईवीएफ किन दंपतियों को जरूरत पड़ सकती है, आईवीएफ से क्या क्या फायदे हैं और खास तौर से उन महिलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जिन्होंने अभी तक गर्भधारण नहीं किया है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर नीलू प्रसाद मैडम के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लव हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ। लास्ट 25 ईयर से मैं कंकड़बाग में कार्यरत हूँ और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि ये जो आज का जो एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे आईवीएफ, इक्सी और टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं वो है क्या, इसके लिए कौन से दंपति हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो दंपति जिनके शादी को काफ़ी लंबे दिन हो गए हैं और उसके बाद वो कभी भी गर्भधारण नहीं किए हैं, और कभी कभी वैसे महिलाओं के लिए, दंपति के लिए भी ये सही उपचार है जब कि बार बार उनका गर्भपात हो रहा है यानी मिसकैरेज हो रहा है। साथ ही साथ इसके लिए ये जरूरी है ना कि हम उन दंपति का कंप्लीट जांच करें कि आखिर ये जो दंपति हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने में महिला में कहाँ कहाँ अड़चने आ रही है। तो इसके लिए जो बेसिक हमारे जो जांच की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कि पति का जो शुक्राणु का टेस्ट है, स्पर्म टेस्ट बोलते हैं, वो कैसा है, उसमें कोई तरह की गड़बड़ी तो नहीं है। और उसके बाद समय आता है महिलाओं का टेस्ट के लिए, जिसमें कि हम टेस्ट करते हैं उसके ओव्यूलेटरी फंक्शन का, उनका जो ओवेरियन रिजर्व है वो कितना है, और बाद बाकी और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जैसे कि ट्यूब का खुला होना जिसे हम HSG या लेपेंडाई के थ्रू करते हैं। तो ट्यूब का क्या कंडीशन है वो पता करते हैं, और उसके बाद उनका जो यूट्रस है वो बिल्कुल ही सही है या उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है उसमें जाने के पहले हम दोनों दंपति का कंप्लीट जांच करते हैं और तब फिर डिसाइड करते हैं कि ये प्रोसेस उनके लिए बिल्कुल ही सही है। अब ओपीडी में सारे पेशेंट की जांच हो गए, जांच के रिपोर्ट्स आ गए, रिपोर्ट्स के बाद अब हम लोग को बारी आती है कि पेशेंट को चूज करना है कि पेशेंट आईवीएफ के लिए फिट है या पेशेंट को आईयूआई करना होगा या फिर पेशेंट नेचुरल प्रेगनेंसी में ही नेचुरल तरीके से ही वो कंसीव कर जाएगी। गुलफाम, सबसे पहले ये देखना है कि जो पेशेंट हमारे पास आई है ना उसका उम्र कितना है। यस मैम। अगर उम्र 35 साल से ऊपर हो गया है और उसके अगर जो ओव्यूलेटरी फंक्शन है वो बिल्कुल ही गड़बड़ है, उसका एमएच वैल्यू बहुत कम है, तो वैसे कंडीशन में हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ दिन के लिए मेडिसिन चला सकते हैं जिसमें कि एमएच की जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है, और उसके बाद हम भी प्लान कर सकते हैं कि वो कितना आया। अगर सही है तो हम नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए उसे प्रोमोट कर सकते हैं थ्रू ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन। लेकिन अगर एमएच की वैल्यू नहीं बढ़ती है तो फिर हमें, अगर एमएच की गुणवत्ता कम हो जाती है, अंडे की गुणवत्ता कम हो जाती है और एज जो है 35 प्लस है, तब तो हम लोग आईवीएफ ही चूज करते हैं। हमारे पास अल्टीमेट ट्रीटमेंट वही होता है कि हम पेशेंट को आईवीएफ के बारे में बिल्कुल। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि हम अगर आईवीएफ में जाएंगे तो हम सेल्फ साइकिल में नहीं जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर उसका एमएच बहुत कम है, उसका रिजर्व है ही नहीं, तो वैसे कंडीशन में हमें डोनर का भी सिलेक्शन करना पड़ सकता है। उसके लिए फिर हमको एमएच वैल्यू जानना होता है मैम। टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो आ जाते हैं फिर कि एमएच का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितने वैल्यू पे हम लोगों को डोनर सेलेक्ट करना है मैम।
बिल्कुल। अब बात आती है कि पेशेंट का अदर टेस्ट है, अगर फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है तो कभी कभी ट्यूब खोलने के लिए भी लोग सलाह करते हैं। हाँ, ट्यूबल रिग्रेशन नाम कहते हैं। मैम एक बात मुझे समझ नहीं आती है, क्या ऐसा होता है कि मतलब ट्यूबल रिग्रेशन अगर हम लोग कराएं और आईवीएफ के लिए जाएं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने हम लोग को मिल जाता है, फिर नेचुरल प्रेगनेंसी में भी जाती है महिलाएं तो उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने मिल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन है और हम उसे अगर लेप्रोस्कोपी के द्वारा या और भी मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा अगर हम ट्यूब को ओपन करते हैं तो फर्टिलिटी आती है। नो डाउट बहुत कम परसेंट में एक्टोपिक होता है, बहुत ज़्यादा इंसिडेंस नहीं है, लेकिन बात है कि जो रीकैनालाइजेशन है वो बहुत सक्सेसफुल वे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें ट्यूब अगर ओपन भी हो जाते हैं ना तो उसका जो म्यूकोसल लाइनिंग है ना वो सही नहीं होता है और उसके कारण जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो यूट्रस में आके इम्प्लांट नहीं होते हैं। अगर वो उसी जगह पर इम्प्लांट होने लगते हैं तो प्रॉब्लम आती है एक्टोपिक। तो इसमें यही देखा जाता है कि ट्यूबल प्रॉब्लम में हमारा बहुत सक्सेसफुल जो ट्रीटमेंट है नेचुरल वो बिल्कुल उचित नहीं होता है। फिर हम लोग जब पेशेंट सेलेक्ट कर लेते हैं आईवीएफ के लिए तो फिर हम लोग आईवीएफ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में आ जाते हैं मैम। और सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग टेस्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, फिर अब हम लोग स्टिमुलेशन प्रोसेस में जाते हैं मैम। पेशेंट को फिर आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि मैडम हमको 10 दिन आना पड़ेगा, लगातार इंजेक्शंस लगेंगे। पेशेंट को के मन में एक डर सा एक भय सा बन जाता है मैडम कि हाँ आईवीएफ कराना है तो वहाँ पे हमको बार बार जाना होगा, इंजेक्शंस बड़ी बड़ी सुइयाँ लगेगी। ऐसा मुझे इसका कहना होता है कि मैडम जी हमें बहुत सुइयाँ लगेगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आईवीएफ का प्रोसेस में जाने के लिए इसका एक अपना नॉर्म है, अपना प्रोटोकॉल है। हस्बैंड को बहुत बार सेंटर आने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम हस्बैंड के जो सीमेन है उसको हम फ्रीज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना होता है कि जिस दिन पिकअप करते हैं ना उस दिन हस्बैंड को रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे जो फ्रोजन स्पर्म है उसमें कोई तरह की अड़चने ना आए तो हस्बैंड को बहुत बार सेंटर में तो नहीं आना होता है। लेकिन अगर फीमेल की बातें करें तो निश्चित रूप से उसे स्टिमुलेशन के दौरान 10 से 11 बार तो निश्चित आना पड़ता है। और इंजेक्शन बहुत मायने नहीं रखता है, इंजेक्शन बहुत ही पतले नीडल से की जाती है, लेकिन स्क्रीनिंग करना और इंजेक्शन को सेंटर पर देना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घर पर लोग इंजेक्शन लेना कुछ लोग एडवाइस करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसका सेंटर पर आकर इंजेक्शन लेना ज़्यादा कारगर है। यस मैम। आईवीएफ में पेशेंट को एक और मिथ रहता है, डर रहता है कि आईवीएफ में बहुत सारा इंजेक्शन लगता है, जितने दिन तक ट्रीटमेंट लगते हैं उतने दिन तक हमको इंजेक्शन ही पड़ेंगे। पेशेंट के मन में एक ऐसा भय बैठा हुआ है कि हमको अगर 4 महीने आईवीएफ चल रहा है आईवीएफ के ट्रीटमेंट में तो 4 महीने हमको सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। होता क्या है कि हम तो पहले पेशेंट को फिट करते हैं, फिट करने के दौरान अगर उसे अगर कोई एंडोमेट्रोसिस है, पीआईडी है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट करते हैं, तो उसमें कोई इंजेक्शन की बातें नहीं आती है। इंजेक्शन का तो मसला तब आता है जब हम ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन करते हैं, उसमें 10 से 11 इंजेक्शंस लगते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। यस मैम। अब 10 to 12 इंजेक्शंस लगने के बाद बारी आती है एग रिट्रीवल की। तो एग रिट्रीवल क्या हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं? नहीं फ्रेंड्स, हमारी क्या होता है कि 10 to 12 डेज जब पेशेंट को इंजेक्शंस लग जाते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रिगर इंजेक्शन होता है। ये ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं हम लोग एग मैचुरेशन के लिए, ताकि oocytes जो है वो मैच्योर हो जाए। फिर ये ट्रिगर लगने के 34 से 36 घंटे के अंदर में हमको एग रिट्रीव करना होता है। एग रिट्रीव करते हैं, फिर उसके बाद से जब हम लोग जो फ्रूट एग रिट्रीव करते हैं तो क्या अंडे जैसे दिखते हैं मैम? अंडे, मरीजों का ऐसा सवाल होता है कि मैडम जो एग रिट्रीव करेंगे वो अंडे जैसे दिखेंगे, फिर अंडों का क्या करेंगे हम? बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। जब हम एग को रिट्रीव करते हैं तो वो पहले हम फ्लूइड को रिट्रीव करते हैं, जो फॉलिकल में सारे फ्लूइड भरे होते हैं, और ये प्रोसेस अंडर एनेस्थीसिया की जाती है।
पेशेंट को एक सोने की सुई दी जाती है ताकि कंफर्टेबल रहे और हमें काम करने में भी आसानी हो। ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंटरवेंशन है और इसमें मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसमें जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और फिर पेशेंट्स का हम लोग एग रिट्रीव करते हैं और एग रिट्रीव करने के बाद से जो फ्लूइड्स आते हैं वो फ्लूइड्स हम लोग इम्यूनोलॉजिस्ट के को हैंड ओवर कर देते हैं। फिर अब बारी आती है एग रिट्रीव की। फिर जो होता है उन फ्लूइड में से एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है उनमें से एग रिट्रीव करते हैं, oocytes निकालते हैं, फिर oocytes पे अपना जो भी प्रोसीडिंग करते हैं, अपना वर्क करते हैं, फिर उसमें ICSI, IMSI जो भी आता है या फिर IVF डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन करना है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा काम होता है सारे फ्लूइड को निकालना और उसे हमें इम्यूनोलॉजिस्ट को जो हमारे ओटी के साइड वाले रूम में जो मेरा लैब होता है उसमें उसको ट्रांसफर कर देना। अब सारा का सारा काम होता है हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट का। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जितने भी हमारे oocyte निकलते हैं जिसे हम अंडे बोलते हैं उसको पहले वो डिन्यूट करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं और उसके बाद वो डिफरेंट स्टेजेस में जा करके वो फिर हस्बैंड के सीमेन से उसे फर्टिलाइज कराते हैं और इस प्रोसेस में 24 से 48 घंटे लगते हैं और इसे कल्चर करने के लिए एक इंक्यूबेटर में डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने जो oocyte है वो फर्टिलाइज होकर के फ्रूटफुल एम्ब्रियो बनाए। कभी कभी जब हम ICSI के प्रोसेस में जाते हैं तो हमारा काम शुरू होता है कि सारे oocyte को लेकर उसमें स्पर्म को हम एक एक को इंजेक्ट करते हैं और उसमें जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आता है क्योंकि जितने सारे हमारे जो oocytes होते हैं उतने एम्ब्रियो बनने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जहाँ पर ICSI की फैसिलिटी नहीं है और इम्यूनोलॉजिस्ट अगर उसको प्लान कर रहे हैं तो सिंपल IVF भी लगाते हैं, यानी कि एक पेट्री डिश में जो हमारा oocyte है और स्पर्म है दोनों को रख के कल्चर करने डाल देते हैं। तो फिर हम लोग भ्रूण को छोड़ देते हैं कि वो विकसित हो डे 3 तक, डे 5 तक। जब भ्रूण पूरी तरह से यानी कि एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, हमको डे 3 पे लगता है कि हाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है, तो हम लोग डे 3 पे जाके उसको फ्रीज कर देते हैं या फिर डे 5 तक हम लोग कभी कभी उसको डेवलप कराते हैं, विकसित कराते हैं, फिर डे 5 का एम्ब्रियो बना करके हमको उसको फ्रीज करना होता है। लेकिन आजकल जो हमारा जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो काम हम लोग देखते हैं तो हम लोग नॉर्मली सेम साइकिल में ट्रांसफर नहीं करते हैं। हम सबसे पहले जो एम्ब्रियो बनता है उसे हम डे 3 या फिर डे 5 तक ले जा करके हम उसे ग्रो कराते हैं और फिर उसे हम फ्रीज कर देते हैं क्रायोकैन में डाल करके और फिर नेक्स्ट साइकिल में प्लानिंग करते हैं कि अब हमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है। फिर बारी आती है ट्रांसफर की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है इसके बाद पेशेंट को हम सेम डे छुट्टी कर देते हैं। जब अंडे निकाल लेते हैं, पेशेंट रिकवर कर जाता है एनेस्थीसिया से, तो उसे हम 2-3 घंटे के बाद पेशेंट को घर भेज देते हैं और फिर से जब पीरियड्स आती है तो नेक्स्ट साइकिल पर हम उसे बुलाते हैं, फिर स्कैनिंग करते हैं और सारा जज करते हैं कि मुझे कब और कैसे हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करनी है। फिर अगर हमें बीच में ज़रूरत पड़ती है, ऐसा लगता है कि हमको हिस्टेरोस्कोपी भी करना है, तो हम लोग हिस्टेरोस्कोपी भी करते हैं, यानी कि जो गर्भाशय है उसका दूरबीन द्वारा जांच करते हैं ताकि गर्भाशय के अंदर में कोई गांठ, कोई झिल्ली या फिर जैसे कहते हैं ना कि मेम्ब्रेन वगैरह कुछ ऐसा ना हो जो कि बाद में जब हम लोग भ्रूण ट्रांसफर करें, एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो। बिल्कुल, ये जो हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके लिए हम कुछ भी चीज नहीं छोड़ते हैं। कोई भी अगर थोड़ी सी भी समस्या आती है पहले उसे हम क्लियर करते हैं, चाहे यूट्रस का हो या फिर उसका हार्मोनल अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम हार्मोन को बैलेंस करते हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, उसके बाद बाकी और भी उसके थायराइड के क्या लेवल हैं, ये सारे चीज जब बिल्कुल ही क्लियर हो जाते हैं, नॉर्मल रेंज में आते हैं ना, तभी हम प्लान करते हैं कि हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करें ताकि हमें ट्रांसफर कर देते हैं। फिर बारी आती है भ्रूण के ट्रांसफर करने की कि अब हम लोग भ्रूण ट्रांसफर करेंगे मरीज के गर्भाशय में। बिल्कुल, ये दिन बड़ा ही क्रिटिकल होता है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। और उस दिन हम पेशेंट को 4 से 6 घंटा पहले अपने सेंटर पे बुला लेते हैं और उसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके लिए एक लिस्ट रहता है, वो लिस्ट हम देते हैं, उसको फॉलो करें, रात में अच्छे से साउंड स्लीप, एक नींद ले,
और उसके बाद सुबह नहा धो करके वो टाइमली सेंटर पर पहुंच जाए, कोई टेंशन ना ले, कोई चिंता ना करे। और जब वो टेंशन सेंटर पर आते हैं तो फिर उसके बाद हमारे जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है, हम उसे ओटी में ले जा करके अपने इम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ बिल्कुल ही सिंक्रोनाइज होकर के इम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र होने के बाद पेशेंट को 4 से 6 घंटा हम हॉस्पिटल में रखते हैं। उसके बाद जब पेशेंट को हम छुट्टी करते हैं तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो दवाइयाँ होती है ताकि हमारी रिजल्ट अच्छी आए और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, तो बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग एडवाइस करते हैं जो फ्रूटफुल होती है। मेडिसिन के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं जो कि हम लोग आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे। इसी तरह से बातचीत करते हैं। बात आती है कि अगर इम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, पेशेंट घर जाते हैं तो उसे रख रखाव कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम पेशेंट से डिटेल में चर्चा करते हैं, उसे हर बात को समझाते हैं, एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों पर भी चर्चा करते हैं। और उसके बाद जो समय आता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का, उसके बारे में भी हम सलाह करते हैं। ये समय जो पोस्ट ईटी का होता है, 15 दिन ही नहीं 20-25 दिन का, वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। पेशेंट को स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत भाग दौड़ नहीं करनी है, मूव नहीं करना है, दवाई को टाइमली लेना है और साथ ही साथ उनका जो डेली रूटीन है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। ये सारी चीज़ों पर हम पेशेंट से बहुत डिटेल में बातें करते हैं। और उसके बाद जो एक समय आता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने का या फिर बीटा एसिड टेस्ट करने की, वो हम उसे सलाह करते हैं। तो ये जो हमारा जो प्रोसेस है वो डिटेल हम लोग पेशेंट को अपने काउंसलिंग के दौरान भी करते हैं और हर स्टेप को हम हर समय समय पर उसे क्लियर करते चलते हैं ताकि वो हर बात को समझ सके, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही डिफरेंट है और पेशेंट को समझना है कि हम कैसे इसको कैरी ऑन करें ताकि हमारा जो मेहनत है, not only the financial but physical, mental, social, psychological, ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे हो, इसके लिए पेशेंट को खुद समझना है और वो समझते भी हैं। तो हम लोग इस पर जो आज चर्चा की हैं, ये हम समझते हैं कि बहुत सारी बेसिक बातें हैं, इससे हमारे व्यूअर्स को निश्चित रूप से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी और आगे भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और बातों पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।